तेजस्वी यादव अपने आप से इस टैग को हटा नहीं पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, रोजगार का मुद्दा लेकर आए, उन्होंने बहुत कोशिश की, युवाओं के बीच में गए, महिलाओं को भी रिझाने की कोशिश की, लेकिन जंगल राज वाला एक ऐसा मुद्दा है जो तेजस्वी यादव के साथ इंटैक्ट नजर आया। बिल्कुल, सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और 8 बजते ही आपको रुझान मिलने आएंगे। 243 सीटों के नतीजे यहां आपको नजर आएंगे। 2020 के मुकाबले 2025 का चुनाव एक अलग अंदाज में इसलिए भी है क्योंकि दोनों गठबंधनों की शक्ल और सूरत बदली है। जो पिछली बार मोदी के हनुमान बनकर एलजेपी अलग लड़ती हुई नजर आई थी, अब की बार एनडीए के साथ है। 23 लाख वोट एलजेपी को 2020 के चुनाव में मिले थे, तो क्या एलजेपी अपने वोट एनडीए में वापस शिफ्ट करा पाएगी? वहीं मुकेश साहनी वीआईपी के नेता हैं, अब की बार उप मुख्यमंत्री के चेहरे का दावा करते हुए मैदान में उतरे और अब की बार वो महागठबंधन में नजर आए हैं। यहां तेजस्वी यादव की तरफ से भी अपने एमवाई समीकरण को फैलाव देने की कोशिशें यहां पर दिखाई दी गई। 22 कुशवाहा उम्मीदवारों को आरजेडी की तरफ से उतारा गया। यहां गुप्ता जी की आईपी पार्टी को भी शामिल किया गया और मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी को भी शामिल किया गया। कोशिश ये कि एमवाई के दायरे को बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ा जो अब की बार का फैक्टर है, प्रशांत किशोर, जिन्होंने हेडलाइंस तो खूब बनाई, बयान तो खूब दिए, निशाने पर सभी नेताओं को लिया, लेकिन सवाल यह है कि जिस पलायन के मुद्दे की गूंज अब की बार के चुनाव में दिखाई दी, क्या वो प्रशांत किशोर के लिए कुछ कमाल कर पाते हैं? और जो प्रशांत किशोर की बंद मुट्ठी है वो अगर खुलेगी तो कितने परसेंट, कितने फीसदी वोटों के साथ खुलेगी, उस पर सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल, आपने गठबंधन का जिक्र कर ही दिया है। अगर पवन, तो गठबंधन के स्वरूप की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर थीं कि क्या जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। तो जब सीटों का बंटवारा हुआ तो खूब चर्चा हुई कि 101 पर दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। 29 सीटें एलजेपीआर को मिल रही हैं, 6 सीटों पर एचएएम और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो अपने कैंडिडेट उतारेगी। उस वक्त काफी रसाकसी की खबरें सामने आई थी, लेकिन फाइनली जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर दो भाइयों या दो दोस्तों की जोड़ी बनकर उतरी थी जमीन पर। अब जो मैंडेट है वो ये तय करेगा कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनती है। क्या जेडीयू नंबर 1 की पार्टी बनने जा रही है? क्या बीजेपी का आंकड़ा थोड़ा कम होगा या बीजेपी इसमें इजाफा करेगी? क्या पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आरजेडी उभरी थी, तेजस्वी यादव अभी तक इसे अपनी उपलब्धि बताते हैं, तो क्या तेजस्वी यादव इसमें कुछ प्लस कर पाएंगे? यहां उन्हें नुकसान होगा। सबसे कमजोर प्लेयर इन दोनों ही गठबंधनों का कौन होगा? एनडीए में चिराग पासवान जो अपने स्ट्राइक रेट का जिक्र करते रहते हैं, क्या अपने स्ट्राइक रेट को वो मेंटेन कर पाएंगे? 29 सीटें उन्हें दी गई, 2 सीटें सिर्फ ऐसी हैं जो जीती हुई सीटें हैं, बाकी 27 सीटें हारी हुई सीटें हैं। अब उन 27 सीटों में से कितनी सीटें हैं जो एलजेपीआर एनडीए के खाते में लेकर आएगी? महागठबंधन की बात करें तो वीआईपी साथ आ तो गई, लेकिन क्या वोट शेयर जो है वो हो पाएगा? क्या वोटों में जो सेंधमारी है वो हो पाएगी? ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा पवन। और दिलचस्प बात यह भी है कि महागठबंधन की अगर सीट शेयरिंग की बात की जाए तो जहां एनडीए के पास एक क्लियर सीट शेयरिंग था, 12 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने थे, जिसे फ्रेंडली फाइट का नाम महागठबंधन की ओर से दिया गया। लेकिन चुनाव में फ्रेंडली फाइट कोई नहीं होती, वोट एक होता है, चुनाव एक का करना होता है। यह फ्रेंडली फाइट क्या इस चुनाव में महागठबंधन के लिए डेडली फाइट होगी? क्योंकि 12 सीटें बहुत मायने रखती हैं। इतना ही नहीं, चुनाव के पहले खुद वीआईपी के मुकेश साहनी को अपने भाई संतोष साहनी को पीछे खींचना पड़ा था, जिसका असर यहां मछुआरा वोटरों पर, जो साहनी समाज है, उस पर पड़ते हुए दिखाई दिया। कांग्रेस की सीटें पिछली बार 70 सीटें थी, 19 जीत पाई थी, तो स्ट्राइक रेट का जिक्र वहां भी था। लेकिन अब की बार कांग्रेस की सीटें घटाई गई, 50 के आसपास सीटें कांग्रेस के पास है। तो क्या कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा? क्योंकि राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे के साथ तेजस्वी को रथ पर लेकर निकले तो थे, लेकिन उसके बाद 45 दिन तक उस मुद्दे का कोई जिक्र नहीं रहा। और अब की बार इन चुनावों में वोट चोरी कोई मुद्दा जमीन पर दिखाई नहीं दिया। यह देखना होगा कि जब आज रुझान आने शुरू हो जाएंगे तो वो रुझान और नतीजे तय करेंगे कि वोट चोरी का मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा। एक और प्लेयर है एआईएमआईएम,
हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आए, अकलियत की बात करते हैं और मुस्लिम बहुल किशनगंज और पूर्णिया वाली सीमांचल की बेल्ट में अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। लगातार उनकी तरफ से महागठबंधन को अनुरोध किया जाता रहा कि आप हमें शामिल कर लीजिए, लेकिन यहां तेजस्वी का एक बयान बहुत वायरल हुआ था जिसमें असदुद्दीन ओवैसी पर एक्सट्रीमिस्ट होने का आरोप तेजस्वी की तरफ से लगाया गया था। तो ऐसे में पिछली बार 5 सीटें जीतने वाला एएमआईएम अब की बार क्या करेगा, और खास तौर पर तब जब वक्फ के नाम पर सारे मुस्लिम यहां एकजुट दिखाई देते हैं महागठबंधन के पीछे। ऐसे में एआईएमआईएम की क्या स्थिति इसमें रहने वाली है, उस अन्य पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे ऊपर स्क्रीन के आपको दिखाई देगा किस तरीके से आपको दिखाई देगी जेडीयू, बीजेपी, यहां आपको एलजेपी दिखाई देगी और लगातार सभी पार्टियों के यहां डिटेल्स दिखाई देंगे।